तुर्की में जल्जले से मुतासरीन की मदद करने पाकिस्तान से रेस्क्यू का अमला भी इमदाद के लिए तुर्की पहुंच गया। पाकिस्तानी वहां जमीन बोस इमारतों में फंसे इंसानों को किस तरह बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। हम अपनी तुर्की भाइयों के दुख में इस तरह से शरीक हैं, ग्राउंड के ऊपर जाके हम उन लोगों की जानें बचा रहे हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 फारूक अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, तुर्की में जो जल्जला आया उसके बाद पाकिस्तान रेस्क्यू की तरफ से इमदादी टीमें किस तरह वहाँ पर पहुँची हैं और जो मुश्किल में फंसे हमारे तुर्की में भाई हैं उनकी मदद में क्या क्या किया जाएगा। देखें, तुर्की के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो सदियों से है, और इससे हट के जो रेस्क्यू 1122 है वो बला इम्तियाज़ रंग व नस्ल व मज़हब तमाम लोगों को सर्विसेज फराहम करने पे यकीन रखती है। और इस वक्त कमांडर रेस्क्यू टीम सर डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो कि इंसराग से सर्टिफाइड है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो कि 51 लोगों के ऊपर 51 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तांबुल में लैंड कर चुके हैं। और इस टीम का फौरी तौर पे भेजने का मकसद, जब ऑनरेबल हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने NDMA को कहा और NDMA ने पाकिस्तान रेस्क्यू टीम को यहाँ से मोबिलाइज़ करवाया, तो हमारे जितने सीनियर ऑफिसर हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेंड है, यहाँ से आज रात को उनकी टीम की फ़्लाइट हुई है। और इस टीम का वहाँ जाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़े डिज़ास्टर का सामना है हमारे तुर्की भाइयों को। तो ये टीम वो स्पेशलाइज्ड टीम है जो गिरी हुई इमारतों के अंदर लोगों को वहाँ से बचाने और सर्च एंड रेस्क्यू करने की सलाहियत रखती है। इस टीम की एक स्पेशल बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन का एक फोरम है, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप, ये सारी की सारी टीम सर्टिफाइड है। और वो जो कहते हैं ना कि इन्हीं दिनों के लिए माएँ अपने बेटों को तरबियत फराहम करती हैं और अदारे अपने लोगों को मजबूत करते हैं कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम अपने लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसे ही दिनों के लिए रेस्क्यू 1122 की टीम ने सर्टिफाइड होने के साथ साथ न सिर्फ वो तरबियत हासिल की थी कि अगर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंसानियत की खिदमत करनी पड़े तो रेस्क्यू 1122 उनकी खिदमत कर सके। इस वक्त वो टीम यहाँ से अपनी तमाम ज़रूरी इक्विपमेंट, स्मार्ट टूल, सर्च एंड रेस्क्यू की जो इक्विपमेंट है वो अपने साथ लेके गई है। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह का कोई डिज़ास्टर होता है तो ऐसी सूरत हाल में इन टीमों का ये प्रोटोकॉल है कि वो अपनी तमाम चीज़ों को अपने साथ पैकअप करते हैं और वहाँ जाके रिस्पॉन्स करते हैं। अब उन्हें वहाँ से एरिया लोकेट किया जाएगा, उन्हें एरिया बताया जाएगा। और ये जो टीम है ये इंटरनेशनल रिस्पांस का एक हिस्सा है। और पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात है कि हम अपनी तुर्की भाइयों के दुख में इस तरह से शरीक हैं कि हम सिर्फ दुआएं नहीं मांग रहे बल्कि ग्राउंड के ऊपर जाके हम उन लोगों की जानें बचा रहे हैं। सर, चूँकि आप एक रेस्क्यू इदारे के स्पोक पर्सन भी हैं और इंटरनेशनल आपके रिलेशन भी हैं, तो ये बताएं कि तुर्की में जो जल्जला आया वो किस नवीयत का आपको रिपोर्ट हुई है, क्या हालात है वहाँ पर, क्या सूरत हाल है जल्जले के बाद। देखिए, जो इनिशली रिपोर्ट हमारे पास पहुंची हैं वो 7.8 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला था। और एक बात याद रखें कि जिन इलाकों के अंदर प्रिपरेशन और बिल्डिंग रेजिलिएंट बनाई जाती हैं, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी जगह पे 6 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आ जाए तो हो सकता है कि एक मुल्क में उसका नुकसान ज़्यादा और दूसरे मुल्क में बहुत कम नुकसान हो। उसकी वजह यह है कि अगर वहाँ की बिल्डिंग्स जो हैं वो रेजिलिएंट बनाई गई हैं तो ज़लज़ला जब आता है तो उसके नुकसानात कम होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो रिपोर्ट है, कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं और अभी मीडिया के ज़रिए जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 4000 से ज़्यादा अब तक कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हो चुकी हैं। सर, तुर्की में जल्जले के बाद जितनी तबाही हो चुकी है, इमारतें गिर चुकी हैं, जानी नुकसान भी हो चुका है, माली भी बहुत नुकसान हो चुका है, रेस्क्यू की जो टीमें वहाँ पर गई हैं उनके पास क्या इस तरह का इमदादी सामान मौजूद है कि उनको रेस्क्यू किया जा सके, तुर्की में जो लोग हैं उनकी मदद की जा सके। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखें, जो इंसराग सर्टिफाइड टीमें होती हैं उनको जो बेसिक तमाम मॉडर्न रेस्क्यू टेक्निक्स के टूल्स होते हैं वो उनको न सिर्फ सिखाए जाते हैं बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके वो सर्टिफाइड होते हैं। कि आपको ये बताया जाए कि बिल्डिंग क्लैब्स के अंदर ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ और हमारा कैमरामैन यकीनन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो बिल्डिंग क्लैब्स के अंदर जो किसी भी जगह पे जाके हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर ये है कि वहाँ जाके एक हीलिंग मेथड होता है कि रेस्क्यूअर्स जो हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वहाँ का जो लोकल कोऑर्डिनेटर होता है वो उनको बुलाता है और वो वाइब्रेशन को ज़ीरो लेवल कर देते हैं। जितना भी शोर शराबा होता है उसको कहते हैं कि आप खामोश हो जाएं। वहाँ पे मकामी आवाज़ के अंदर वो साउंड्स आवाज़ लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर है तो वो किसी सख्त जगह पे
टैप करें। जब वो टैप करते हैं तो हमारे पास एक तो हमें वैसे भी आवाज़ आ जाती है, इसके अलावा ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो उन चीज़ों को सेंसर करते हैं। वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए ऐसा नहीं होता कि अंधाधुंध डेब्रिस को उठाना शुरू कर दिया जाता है। वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए बाकायदा एक ख़ास किस्म की ट्राई काटी जाती है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ और यकीनन हमारा कैमरामैन इसे स्क्रीन पे दिखाएगा। वो एक ट्राई की ख़ास मेजरमेंट है। उस ट्रायंगल को काटा जाता है और उस ट्रायंगल के ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। जब ट्रायंगल काटी जाती है तो अगर हम ये देखें कि वो डेब्री ऊपर गिरने का ख़तरा है, तो उस ट्रायंगल के बाद एक ख़ास तरीका है जिसको शोरिंग करना कहते हैं। शोरिंग से मुराद ये है कि हम आर्जी किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहीं पे वो टीमें अपने साथ सामान लेके जाती हैं। वो आर्जी किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप समझ लें, जैसे हमारे यहाँ लोग जब लंटर डालने लगते हैं तो बाकायदा वो फोल्डिंग लगा के उसके ऊपर लगा के एक आर्जी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके अंदर आर्जी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर आगे जाके कंक्रीट को काटते हैं, अगर वो गिरने वाली हो फिर उसके अंदर आर्जी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो बिल्डिंग के नीचे से ट्रेंचेस बनाई जाती हैं और उन ट्रेंचेस के ज़रिए से एक्सेस की जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक तरीक़ेकार है कि जब लोग हमारे पहुंचते हैं वहाँ जाके लोगों तक पहुंचने का ये तरीका अपनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये तरीका ये है कि वहाँ का जो कमांडर है वो ये सोचता है कि क्या मैं इन ट्रेंचेस के अलावा भी कोई हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी कर सकता हूँ। अगर वो ये समझे कि इसके ऊपर लेंटर कम है और एक आध ही उसके ऊपर वज़न पड़ा हुआ है, तो उनके पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं, कम्बी टूल्स मौजूद हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वाले टूल्स मौजूद हैं, तो वो थोड़े से वज़न को उठा के वज़न के नीचे कोई शख्स जब आया हुआ होता है तो उसको जब वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। अगर कोई शख्स वज़न के नीचे पड़ा हुआ है और एकदम वज़न को उठा लिया जाए तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा आफ्टर शॉक्स होते हैं, उस बंदे को हार्ट अटैक भी हो सकता है। सो ये एक छोटा सा तरीका था, मैंने आपके नाज़रीन के लिए बताया और आप यकीनन स्क्रीन पे भी देख चुके हैं। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है जिससे लोगों की जानें बचाई जाती हैं। सर, तुर्की में जो अब तबाही हो चुकी है उसके बाद आपको क्या लगता है ये ऑपरेशन कितने दिनों या महीनों पर मुश्तमिल होगा जब ये सारा इलाका क्लियर कर लीजिए? देखें, हमारे जो डिज़ास्टर के उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि डिज़ास्टर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर, कि अगर कभी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो वो आपके सीखने का भी एक ज़रिया है ताकि आने वाली नस्लें उन हादसा से बच सकें। मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ पे मौजूद होता तो एनालिसिस करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कुदरती आफत है। इस आफत के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में हमें कम से कम आप कह सकते हैं कि कुछ वीक लगेंगे। उसके बाद उनका एक रीहैब का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर वो दोबारा बिल्ड बैक बेटर करेंगे और ये प्रोसेस अभी ये चलेगा, ये इतनी जल्दी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। थैंक यू सर।